बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में कल बजट पेश किया गया और ये बजट आखिरी बजट है मौजूदा सरकार का, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, उसका ये आखिरी बजट था। डार साहब का ये पहला बजट था क्योंकि पिछला बजट मुफ्ती इस्माइल साहब ने पेश किया था, लेकिन उसके बाद उनको कर दिया गया, बरतरफ कर दिया और डार साहब फिर बैरून मुल्क से आए और उन्होंने वजारत ख़जाना का कलमदान संभाल लिया। और मुफ्ती इस्माइल साहब उसके बाद से लेके आज तक इसहाक डार साहब की सारी इकॉनमी का पोस्टमार्टम करते हुए नजर आते हैं। और आज भी उन्होंने यही बात की कि ये जो बजट पेश किया गया है ये जून से पहले यानी कि 30 जून से पहले इसको रिवाइज करना पड़ेगा। ये बजट जो है ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये एक इलेक्शन का बजट है, इंतखाबी बजट है और ये इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और इस बजट में इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग जो होती है, इंतखाबात से कब्ल धांधली का जो प्लान है, उसका खास एहतमाम किया गया है इस बजट में भी। बजट तकरीब में बहुत सारी चीज़ें आई और उसके अकॉर्डिंगली अब जो अगला इलेक्शन होना है, और क्योंकि डार साहब ने यह भी बता दिया कि हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि वो जो प्लान था कि हम 1 साल एक्सटेंड करेंगे, 6 माह एक्सटेंड करेंगे, अब वो सारी चीज़ें जो डूबती हुई नज़र आ रही हैं। उम्मीदें पानी फिर रहा है उम्मीदों पे, क्योंकि अब इलेक्शन शायद डिले ना हो सके। लेकिन उससे पहले एक और पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है और वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। सुप्रीम कोर्ट में आज एक समाअत थी, खामोशी से समाअत हुई, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। बवजूद उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान में जो मीडिया है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, सेंसरशिप आई की हुई है और कोई भी अपनी पसंद से आज़ादी से कोई खबर दी नहीं जा सकती। पनामा केस आज डिवीजन बेंच के सामने, 2 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस सरदार तारक मसूद और जस्टिस अमीनुद्दीन, इनके सामने पनामा केस से मुतालिक अहम मुकदमे की सुमात थी। जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि 7 साल से ये एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है, उसको सुना जाए। और पनामा में सिर्फ नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई गई थी, उनका मामला खुला था, जबकि इसमें 436 लोग और भी हैं, उनका भी तो ज़रा हिसाब किताब होना चाहिए, उनसे भी हिसाब मांगना चाहिए। ये मुकदमे की समाअत हुई। सिराजुल हक साहब खुद अमीर जमात इस्लामी मौजूद थे कमरा अदालत में। तो पनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात अभी तक उसकी तरफ पेशरफ्त नहीं हुई। उसमें जमात इस्लामी के वकील ने जो बात की तो उन्होंने इस्तदा की कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब ने कहा कि आपको 7 साल बाद याद आया है कि ये अवामी मफाद का मामला है। इस वक्त क्या मकसद सिर्फ एक उस वक्त क्या मकसद सिर्फ एक फैमिली के खिलाफ पनामा केस चलाना था, जस्टिस सरदार तारिक कह रहे हैं, और वो भी पनामा का मामला था और ये भी पनामा का मामला है। इस वक्त अदालत के सामने क्यों ना कहा कि सब लोगों का मामला है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह कहा कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर ये मुझे कुछ और ही मामला लगता है। इस वक्त बेंच ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दे दिया था, आपने उस बेंच के सामने क्यों नहीं कहा कि इसको सुने? आपने उस बेंच के सामने क्यों नहीं ये मामला रखा? आपने 7 साल में किसी इदारे को दरख्वास्त की कि तहकीकात की जाए? और आपने अपनी जिम्मेदारियां कहाँ पूरी की हैं? नैब या किसी और इदारे को तहकीकात का हुक्म देते हैं, नैब या किसी और इदारे को तहकीकात का हुक्म देते हैं। आपने 7 साल में किसी इदारे के सामने शिकायत नहीं की और सारे काम अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब कह रहे हैं 436 बंदों को नोटिस दिए बगैर उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म कैसे दें और इस मामले में अदालत का कंधा इस्तेमाल ना करें। उसका मैं बैकग्राउंड बता दूं कि ये पनामा में 436 पाकिस्तानियों के नाम आए थे और नवाज शरीफ साहब का केस फौरी तौर पर सुना गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाकी जो केसेस हैं उनको अलग कर दें। उसके बाद ये 7 साल तक पेंडिंग पड़ा रहा मामला और इसको नहीं छेड़ा गया। अब जमात इस्लामी के अमीर गए हैं, वो कहते हैं जी कि जनाब 436 और भी थे, उनको भी आप इस दायरा कार में लेके आएँ। लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि हम उन 436 लोगों को सुने बगैर और नोटिस किए बगैर हम ये कैसे तहकीकात का हुक्म दे दें। ये सारा उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पे उन्होंने इस बात पे शक का इजहार किया कि जनाब ये जो चीज़ें हैं, उस वक्त नवाज शरीफ साहब का केस अलग कर दिया गया, तो अब क्यों ये सारी चीज़ें दोबारा से अब उठाई जा रही हैं, लेकिन हालांकि वो पेंडिंग पड़ा मामला। नैब या किसी और इदारे को तहकीकात का उन्होंने कहा कैसे हुक्म दे दें, FIA को कैसे तहकीकात का हुक्म दे दें, और अगर सारे काम सुप्रीम कोर्ट ने करने शुरू कर दिए तो फिर नीचे जो है वो इदारे वो क्या करेंगे।
उनको भी करना चाहिए। फिर एक और चीज़ उन्होंने एक ख़ास तौर पे बताई, उन्होंने कहा जी कि इस मामले पर आप अदालत का कंधा इस्तेमाल ना करें। जस्टिस सरदार तारक ने कहा इन 436 बंदों में कारोबारी लोग भी हैं, और क्या उन्हें आप भगाना चाहते हैं मुल्क से? ऑफशोर कंपनियां बनाना कोई जुर्म नहीं, और देखना ये होता है कि वो कंपनी बनाई कैसे गई। और ख़ास तौर पे 436 बंदों के खिलाफ ऐसे ऑर्डर जारी कर देना इंसाफ के खिलाफ होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे का सारा मामला खुद सुनना शुरू कर दिया तो फिर बाकी इदारे क्या करेंगे? क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट ओपिनियन ले रहे हैं। वो कहते हैं कि 184(3) का एक ज़माना था, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब वो कहते हैं कि इस्तेमाल अब ज़रा माहौल तब्दील हो चुका है और हमारी राय भी इस मामले में मुख्तलिफ है, और इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अप्रोप्रिएट फोरम पे जाएं, वहाँ पे जाके अपनी ये रखें मामला, और 436 बंदे हैं या जितने भी हैं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं, तो उनके खिलाफ वहाँ पे जाके ये चीज़ें उठाएं, बजाय इसके कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारे मामला लेकर आएँ और यहाँ पे आके इनको आप छेड़ें। और शायद वो ये कह रहे थे कि ये पोलिटिसाइज जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पहले ही पोलिटिसाइज हो चुकी है। एक और बात भी उन्होंने कही कि बेहतर है दरख्वास्त को प्रेस ना करें, मुल्क की कानून को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ना करवाएं, और बेहतर है कि आप अपनी दरख्वास्त पे जोर ना दें और इदारों को अप्रोच करें जिन इदारों का ये काम है। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, वकील जमात इस्लामी ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त तो टारगेट किया गया था, और जब सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठकर फैसले करेगी तो नीचे जो इदारे हैं वो क्या करेंगे, इस वक्त आपको एहसास नहीं था। मैं मुल्क में FIR, FBR, स्टेट बैंक, नैब, FIA मौजूद हैं। क्या 7 साल से जमात इस्लामी ने किसी इदारे को तहकीकात के लिए अप्रोच किया? जैसे सरदार ने पूछा। दूसरे मुकदमात हैं, दूसरे मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट वो भी क्या लिखा नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त से फालतू काम करते हुए नाअहली भी की, और अदालत ने पनामा पेपर्स में नामजद 436 अफराद के खिलाफ GIT बनाने पर जवाब तलब कर लिया, और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से 3 नवंबर 2016 को केस नाकाबिले समाअत करार दिया था, अदालत ये कह रही है। और पनामा पेपर्स में नामजद अफराद के खिलाफ नैब, FIA, एंटी करप्शन से रजू क्यों नहीं किया गया? वो बार बार यही पूछ रहे हैं अदालत के क्यों ऐसा नहीं किया गया। बहरहाल ये समाअत चली जाती रही और जारी रही, लेकिन इसमें उन्होंने जो कोशिश की कि जमात इस्लामी के वकील इस दरख्वास्त को वापस ले लें, लेकिन जमात इस्लामी के वकील ने ये वापस नहीं ली, और उन्होंने ये भी कहा जस्टिस सरदार तारिक ने कि आजकल 184(3) पर नज़रिया ज़रा मुख्तलिफ है, और 2017 में तो हुकूमत ने भी कहा था कि 184(3) बड़ा ज़बरदस्त है। तो बहरहाल 1 महीने के लिए ये मुलतवी कर दिया गया है, और ये आई थिंक ये चलेगा, और ये अब मामला जो है पनामा का ये जाएगा नए चीफ जस्टिस के आने तक। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि 15 जून के बाद छुट्टियां हो जाएंगी मौसम गर्मा की, और 15 सितंबर तक छुट्टियां होंगी, और कोई बहुत बड़ा लार्जर बेंच जो है वो दस्तयाब नहीं होगा, और 16 सितंबर को जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस के ओहदे से हो जाएंगे रिटायर, जस्टिस काजी फाइज साहब आ जाएंगे, और उसके बाद फिर ये पनामा जो है खुलेगा। फिलहाल ये पनामा जो है अगर ये खुलता है तो 436 लोग जो हैं इसमें आएंगे, जिसमें बड़े बड़े नामवर लोग भी शामिल हैं। इसीलिए शायद ऑनरेबल जज, ऑनरेबल बेंच ये कह रहे थे कि अगर ये हम खोलते हैं तो इसमें फिर लोग जो हैं वो कारोबारी लोग हैं, वो बिदक जाएंगे, और मईशत पहले ही बुरी हालत है। बहरहाल जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस सारी सूरत हाल में एक तरफ तो ये पनामा में चल रहा है, लेकिन ये 436 लोगों को तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जिन लोगों को सजाएं हुई थी पनामा में, नवाज शरीफ साहब थे और मरीम साहबा थी, वो भी वापस आ चुके हैं। मरीम साहबा की सजाएं ख़त्म हो चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म करवाने के लिए पूरी की पूरी तगोदो की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है। और अब आते हैं बजट में डार साहब की तरफ, मैंने जो इशारा किया था, डार साहब ने बजट में प्री पोल रिगिंग के लिए एक ख़ास एहतमाम फरमाया है। नंबर 1 ये कि इस दफ़ा जो इलेक्शन अमला होगा, इलेक्शन अमला वो जुडिशरी से नहीं लिया जाएगा, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये सारे के सारे जुडिशरी से नहीं लिए जाएंगे, बल्कि इस दफ़ा गवर्नमेंट का प्लान है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी लिया जाए, और ब्यूरोक्रेसी से अमला लिया जाएगा। वही रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, वही डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। लिहाजा जुडिशरी का पत्ता इस दफ़ा किया जा रहा है साफ, और उसके लिए जो तनख्वाहों में इजाफा है वो कर दिया गया है,
तकरीबन 35% 1 से 16 ग्रेड, और उसके बाद 17 से 22 तक 30% इजाफा किया गया तनख्वाहों में। और साथ ही साथ एक और भी डार साहब ने अपील की है, दरख्वास्त की है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट है, वज़ीर ख़जाना है, बजट तकरीर है, और बजट तकरीर में आपको पता है कि आदाद शुमार होते हैं, बजट होता है, मईशत की सूरत हाल होती है। लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने उस बजट में 9 मई का ख़ास तौर पर जिक्र किया और 9 मई के ज़िम्मेदारों को मुतालबा किया है, यानी कि मुतालबा किया कि 9 मई के ज़िम्मेदारों को सज़ाएँ दी जाएँ। और इमरान खान साहब का नाम उन्होंने पूरी तकरीर में नहीं लिया, शायद उन्होंने इजाज़त ली होगी DGISPR से या फिर GH2 से कि हमें कम से कम तकरीर में तो इजाज़त दी जाए, इमरान खान साहब का नाम लेने की, हमने तकरीर करनी है, बजट तकरीर करनी है, पिछली गवर्नमेंट का तस्करा करना है, उसकी नाकामियों का जिक्र करना होगा। लेकिन आई थिंक उनको इजाज़त नहीं मिली और इसलिए उनकी पूरी तकरीर में इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल नहीं हो सका और वो साबिका हुकूमत कहकर पुकारते रहे, PTI की हुकूमत कहकर पुकारते रहे, लेकिन इमरान खान साहब का नाम जो है वो पूरी तकरीर में न लिया जा सका। वरना उन्होंने सिलेक्टेड का कहा है कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, सिलेक्टर्स का जिक्र नहीं किया, लेकिन सिलेक्टेड का जिक्र कर दिया। और इसी तरीके से आम इंतखाबात का भी कह दिया कि ये आखिरी बजट है उनका और बहुत जल्द मुल्क जो है वो आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। और ये भी बता दिया कि दिसंबर तक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है, यानी दिसंबर के बाद पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा खुदा न खास्ता, क्योंकि जो उन्होंने तकरीर की है उसमें ये सारी बातें बता के चले गए। एक तरफ ये है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है और दिसंबर तक नहीं है, लेकिन उसके बाद है। और दूसरी जानिब इसी बजट में पिछले साल की निस्बत जो तरक्याती बजट है, तरक्याती स्कीमें हैं, 90 अरब रुपए की तो एक स्कीमें रखी गई हैं जो अराकीन पार्लिमान की हैं, और वो इसलिए रखी गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड रिलीज़ किया जाए मुख्तलिफ़ हलकों में, MNAs को, टिकट होल्डर्स को, मुख्तलिफ़ हलकों में जब जाएगा, MPs को जाएगा, तो वो सारे का सारा जो तरक्याती बजट है वो इस्तेमाल भी होगा और उससे इलेक्शन भी लड़ा जाएगा। तो जो प्री पोल रिगिंग, जो मैं आपको कह रहा था प्री पोल रिगिंग का, ये उन्होंने एक तरीका निकाला है कि जाने से पहले ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने भी किया था। राजा परवेज़ अशरफ साहब जब थे प्राइम मिनिस्टर, गिलानी साहब के बाद आए थे, तो उन्होंने भी आखिरी हफ्ते में सैकड़ों अरब रुपया तकसीम किया था अपने तमाम MNAs और टिकट होल्डर्स को और उनके हलकों में, और वो उन्होंने ही इस्तेमाल करना था। अब भी यही तरीका इख्तियार किया जा रहा है। ख़जाने में पैसे नहीं हैं और डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन सैकड़ों अरब रुपया इस बजट में भी तरक्याती फ़ंड के लिए रखा गया है और वो फिल फॉर भी रिलीज़ भी किया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।